हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ये चीज़ जान चुके होंगे कि यहाँ पर मैं भूगोल का क्लास ले रहा हूँ रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से, जो कि यहाँ पे जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सभी बच्चों को ऐसे ही वीडियो पहले बहुत सारे क्लास में दे दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि भूगोल का हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। क्या चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? ये जियोग्राफी है ना। जियोग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन एवं वन्य प्राणी, जो कि चैप्टर नंबर 1 के आपको ये ग नंबर होने वाला है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का ग होने वाला है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग सिलेबस में पहले क्या पढ़े हैं बच्चों? सभी बच्चे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम लोग इसमें टॉपिक क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं भारत, ठीक है ना। भारत तथा यहाँ के संसाधन, भारत तथा यहाँ के सारे संसाधन के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए हैं कि पढ़े हैं, ठीक है ना। और भारत संसाधन के बाद हम लोग, जैसा कि चैप्टर नंबर, आपको ये बहुत लंबा चैप्टर है, आपको स्टार्टिंग पीरियड से ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक का क करके चैप्टर एक दिया था, ठीक है ना, जिस चैप्टर का क्या नाम था? प्राकृतिक संसाधन, है ना जी। क्या नाम था जी? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन आप लोग पढ़े हैं बच्चों। प्राकृतिक संसाधन के बाद आप लोग ये चैप्टर नंबर 1 का ख में आप लोग क्या पढ़े हैं बच्चों? जल संसाधन पढ़े हैं, ठीक है ना। जल संसाधन, जिसमें बहुत सारे जल के संसाधन, नदी घाटी परियोजना के बारे में बताए गए थे, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप लोग पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है ना। यानी कि वन क्या है, वन को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं, वन को कैसे हम लोग वन की सुरक्षा कर सकते हैं, और वन से हमें क्या क्या लाभ है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि वन के जो जितने भी प्राणी हैं, यानी कि जितने भी जीव जानवर हैं, सभी जीव जानवरों के बारे में हमें क्या करना है ना कि पढ़ना है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, सभी लोग क्या ये इस क्लास के लिए तैयार है ना? बिल्कुल भी, चलिए बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले वाले जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर में जो है डिटेल्स वाइज एक एक टॉपिक्स को करके पढ़ाया था मैंने। लेकिन प्यारे बच्चों, इस बार हम लोग पढ़ेंगे फटाफट, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम लिखवाते चलेंगे और सवाल को जो है मैं समझाते चलूँगा, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है। यानी कि वन से हमें क्या संसाधन मिलता है और वनों के प्राणी से हमें क्या संसाधन मिलते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें सवाल थोड़ा सा अधिक दिया हुआ है और देता भी है आपकी परीक्षा में सवाल है ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला इसमें सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। प्रश्न नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला मैं लिखना चाहूँगा। ये सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि बिहार, ये आपके किताब में भी मिल जाएगा बच्चों, किताब और क्वेश्चन बैंक सारे सवाल यहाँ पे क्लियर करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल हो जाएगा प्यारे बच्चों कि बिहार में वन संपदा की, बिहार में जो है वन संपदा की, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। वर्तमान 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 स्थिति का क्या करना है बच्चों? वर्णन करें। कह रहा है कि वर्णन करें, ठीक है ना। वर्णन करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि बिहार में स्पेशली जो है, बिहार में कह रहा है कि वन संपदा का वर्णन करें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस को, ठीक है। इसलिए खासकर बोला है कि बिहार में जो है वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। पूरे भारत में हम लोग बात किए हैं। मैं पिछला जो एक वीडियो मैंने दिया है, पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों कि वन के बारे में जो है ना, भारत में जैसे कि 33% वन चाहिए हमें, कुल क्षेत्रफल का 33% वन चाहिए हमें भली भांति जीवन को व्यतीत करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूरा भारत में अगर देखा जाए तो अभी 20% ही वन है, और यहाँ देखा जाए अगर केवल बिहार में तो 10% ही वन बच गए हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सारे वन क्या हुआ है ना कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जो है सारे वनों का कटाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बच्चों कि बिहार में वन संपदा की, यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे? देखिए, बिहार में जितने यहाँ पे कह रहे हैं ना, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिहार में वन संपदा की स्थिति बहुत दयनीय है ना। 10% है, 33 होना चाहिए, 10 है तो दयनीय तो लिखेंगे ही।
लिखेंगे यहाँ पे कि बिहार में वन की स्थिति जो है ना, वन की स्थिति जो है प्यारे बच्चों काफ़ी दयनीय है। लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या जी, काफ़ी दयनीय है, ठीक है ना। दयनीय का मतलब होता है कि बहुत खराब है, ठीक है ना। वन की स्थिति बिहार में क्या है, बहुत खराब है। इसलिए तो हम लोग को यहाँ पे बहुत अभी गर्मी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे बिजली थोड़ा सा अगर चला जाता है तो लोग पंखा हाथ में उठा लेते हैं और फटाफट चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिहार में जो है वन की स्थिति काफ़ी दयनीय है। अगर वन की स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार होता बिहार में तो शायद ऐसे हमें परिस्थिति देखने को नहीं मिलते कि लाइट तुरंत गया और हम लोग पंखा जो है हाथ ले लेते हैं और पंखा को जो है अपने घुमाने लगते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे क्यों। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे क्योंकि बिहार में अधिकतम कृषि योग्य भूमि है। क्योंकि बिहार में जो है, बिहार में अधिकतम कृषि योग्य भूमि है बच्चों, ठीक है ना। कृषि योग्य भूमि है ना जी, भूमि है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। अब देखिए बिहार में जो है ना, अभी तक तो मैंने 10% बता रहा था अनुमान के हिसाब से, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में अधिकतम कृषि योग्य भूमि है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन जानते हैं कितना बचा है बच्चों। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वन बचा है। यहाँ पे देखिए क्षेत्र का अभी नया में अपडेट आया है बच्चों कि अभी जो है हमारे वन कितने रह गए हैं, तो 7.1% ही रह गए हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी 7.1% ही रह गए हैं पूरे बिहार में भौगोलिक क्षेत्र से अगर देखा जाए तो हमारा वन, ठीक है ना। कितना 7.1% है, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों आगे हम लोग अगर बात करें तो बिहार में 38 जिलों में से, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में 38 जिलों में से 17 जिलों में वन जो है क्षेत्र समाप्त हो गया है, ठीक है। पूरे बिहार में कितने जिले हैं बच्चों, पूरे बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के 17 जिलों में, देखिए बड़ा भयानक स्थिति है। बिहार में जो है 17 जिलों में वन जो है ना बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं बच्चों। वन क्या हुए हैं, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अब बताइए कैसे यहाँ के मानव रहेंगे भाई, समाप्त हो चुके हैं, है ना, समाप्त हो चुके हैं, पूरे तरह से समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे हो चुके हैं, यहाँ पे अगर बात किया जाए जैसे मान लीजिए कि चंपारण है, ठीक है, चंपारण हो गया आपको, यहाँ पे मुंगेर हो गया, मुंगेर, यहाँ पे बांका का बात किया जाए, बांका हो गया, ठीक है ना, बांका जिला के बारे में। यहाँ जमुई नवादा की अगर बात किया जाए, नवादा की बात किया जाए। यहाँ पे नालंदा है ना, नालंदा के बाद अगर बात करें तो गया की बात कर लेते हैं, ठीक है, रोहतास की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, रोहतास, ठीक है। कैमूर हो गया आप लोग को, कैमूर, देखिए कितना लिस्ट लेकर आए हैं बच्चों आज, कैमूर है ना। कैमूर के बाद में आप लोग देख सकते हैं औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद में भी क्या हो रहा है बच्चे, कुल क्षेत्रफल का देखिए औरंगाबाद हो गया। ऐसे जिलों में क्या हुआ है ना कि औरंगाबाद जिला में क्या हुआ है ना कि वन जो है इसकी स्थिति कुछ बेहतर है, ठीक है ना। औरंगाबाद में यहाँ इत्यादि एक दो और आप अगर देखते हैं ना तो एक दो और आपको ये क्या मिल जाएंगे, जिला मिल जाएंगे, ठीक है ना। में कह रहा है कि वन की स्थिति जो है, वन की स्थिति क्या है बच्चों, वन की स्थिति क्या है, तो थोड़ा ठीक ठाक है। यहाँ पे जो है ना लोग अधिक स्वार्थी नहीं हैं कि वन को काट करके और जो है ना चौमुखी विकास अपना कर लें। चौमुखी विकास का मतलब होता है कि लोग वन को काटते हैं और ये जो है अपना बेंच बनवा लेते हैं, बिछावन बनवा लेते हैं,
ये जो है अपना लकड़ी का बहुत सारा सामान बनवा लेते हैं, है ना। जो फर्नीचर का सामान मिलता है, बहुत सारे लकड़ियों का सामान बनवाते हैं। तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है वन को काटने से पहले ये समझना चाहिए हमें कि वन को काट देने के बाद में हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इससे हमें जो है ना लकड़ी के सामान जितना भी है उससे कम ही यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का रहा है कि देखेंगे ध्यान से, चंपारण में, यानी हम जिस अभी डिस्ट्रिक्ट से हैं, पश्चिमी चंपारण से, है ना। तो चंपारण में, मुंगेर में, बांका में, जमुई में, नवादा में, नालंदा में, गया, रोहतास, कैमूर, आपको औरंगाबाद हो जाएगा। इसमें जो है ना वन की स्थिति जो है बच्चों कुछ बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे जो है वन की स्थिति कुछ बेहतर है ना, कुछ बेहतर है। मिला जुला के जो है ना यहाँ पर वन की स्थिति कुछ कस ठीक ठाक है, ठीक है। जिसका कह रहा है बच्चों यहाँ पे, जिसका आप लोग देखेंगे, जिसका कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल 3700 किलोमीटर है। जिसका कुल एरिया जो है, एरिया कितना है बच्चों, तो 3700, कुल एरिया इसका कितना है, 3700 किलोमीटर है, ठीक है ना। कुल एरिया इसका कितना है, ये 3700 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका कुल एरिया कितना है, 3700 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब कह रहा ना कि शेष बिहार में वन के नाम पर केवल, कह रहा ना बिहार के नाम पर जो है ना बहुत कम और पेड़ बच गए हैं, ठीक है। जैसे बिहार में जो है हम लोग तो तराई क्षेत्र में पड़ते हैं, यहाँ हिमालय के बगल में ये जो भिखना ठोड़ी पड़ता है, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे अभी दिखाई दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम बहुत कम मात्रा में मान करके चलते हैं, ठीक है। क्यों कम मात्रा में मान करके चलते हैं, क्योंकि हमें पूरा क्षेत्रफल का 33% वन चाहिए ना। अच्छे तरह से सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए हमें 33% वन की आवश्यकता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे कह रहा है कि कुल एरिया 3700 किलोमीटर है। देखिए भारत कितना बड़ा है, लेकिन वन का अच्छा एरिया जो है केवल 3700 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कह रहा है ना कि शेष बिहार वन के नाम पर, यहाँ पे कह रहा है कि शेष जो है ना, शेष बिहार वन के नाम पर, देखिए वन के नाम पर इसको जो भी वन रह गए उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वन के नाम पर क्या बच गए हैं अभी हमारे बिहार में, तो केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। नाम पर केवल झाड़ झुरमुट, यानी झारंग समझते हैं ना, झारंग, उसी को कह रहा है, झाड़ झुरमुट बच गए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पहला सवाल जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस सवाल से जो है ना 2-4-5 लाइन जो है कम करके भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जितना चाहा, मैंने जितना चीज़ को कवर कर पाया, मैंने सारी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। कि बिहार में वन संपदा की अभी वर्णन करना है, ठीक है। तो उत्तर में कह रहा है बच्चों कि बिहार में वन की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि बिहार में अधिकतम कृषि योग्य भूमि है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 7% है, 7% में वन रह गया है। बिहार के 17 जिलों में जो है वन बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अगर देखा जाए कि किस जो है जिले में, 17 जिले में जो है वन समाप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे वन जो है कुछ सुचारू रूप से देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ना। जैसे कि आपको हो जाएगा यहाँ नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में वन की स्थिति कुछ बेहतर है, ठीक है ना। जिसका कुल एरिया जो है केवल 3700 किलोमीटर में है, ठीक है। शेष बिहार वन जो रह गया है उसको झाड़ झुरमुट उसका बच गया है वन का। आ रहा समझ में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा सवाल कह रहा है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि वन विनाश कैसे हो रहा है, वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखें। मुख्य कारणों को क्या करना है बच्चों, लिखना है, ठीक है। मुख्य कारणों को क्या करना है जी, लिखना है, ठीक है। कारणों या कारकों भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुख्य कारकों को लिखें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग उत्तर में क्या लिख सकते हैं, देखिए
वन विनाश के मुख्य कारक तो आप लोग समझ ही रहे हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि वन जो है, लोग कृषि के लिए वनों को काट रहे हैं, लोग कल कारखाने को बैठाने के लिए वन को काट रहे हैं, ठीक है ना। लोग जो है अपना घर बनवाने के लिए काट रहे हैं वन को, और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके लिए लोग वन को काट रहे हैं। लेकिन उत्तर में थोड़ा सा हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि वन विनाश के मुख्य कारण, वन विनाश के, यहाँ पे ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, वन विनाश के मुख्य कारण, मुख्य कारण कारक क्या क्या है बच्चों। मुख्य कारक आपको पशुचारण हो जाएगा, पशुचारण। देखिए पशु जो है ना, पशु जाता है जंगल में चरने के लिए, वनों में चरने के लिए, लेकिन क्या करता है, सब पेड़ों से घसीटते रहता है, छोटे छोटे पेड़ों को दबा देता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पेड़ होता है उसको जड़ से उखाड़ के खा जाता है, क्योंकि क्या होता है, पेड़ जो है ना उसका उपज अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पशुचारण हो जाएगा, पशुचारण। लकड़ियों का बढ़ता उपयोग, ठीक है, लकड़ियों का बढ़ता उपयोग, लकड़ियों का बढ़ता उपयोग हो जाएगा, ठीक है ना। लकड़ियों का बढ़ता उपयोग हो जाएगा। कृषिगत भूमि का फैलाव, कृषिगत भूमि का फैलाव, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों हम लोग अगर देखना चाहे तो स्थानांतरित कृषि, हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि यहाँ से कृषि, यहाँ आज यहाँ पे कृषि किए तो कल यहाँ पे करेंगे, कल यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। आज यहाँ पे कर रहे हैं, कल यहाँ पे करेंगे, कल यहाँ पे करना है। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर वन है, जंगल है, जंगल यहाँ पे पेड़ कोई लगाएगा ना, तो इस पेड़ को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पे कृषि हो पाएगा। ये भी एक कारण है बच्चों, स्थानांतरित कृषि, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों और भी कारण आप लोग लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी विकास योजनाएं, बड़ी बड़ी विकास योजनाएं, है ना, योजनाएं, बड़ी बड़ी विकास योजनाएं हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देखना चाहें तो खनन कार्य, खनन कार्य, है ना, खनन कार्य हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग औद्योगिक कार्य हो जाएगा, जिसमें उद्योग को बैठाया जाता है, ठीक है। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक कार्य हो जाएगा, ठीक है ना, औद्योगिक कार्य हो जाएगा, ठीक है। इत्यादि और भी कुछ आप लोग अपने मन में अगर आए तो लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा नंबर सवाल का उत्तर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वन विनाश के मुख्य कारक को लिखना है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा पशुचारण, लकड़ियों का जो है, लकड़ियों का बढ़ता उपयोग हो जाएगा, कृषिगत भूमि का फैलाव, स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं, बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं बनते हैं कि हम ये विकास करेंगे। जितना सड़क का विकास होता है ना, उतना ही जंगल की कटाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खनन कार्य हो जाएगा, औद्योगिक कार्य हो जाएगा। खनन कार्य का मतलब जो खुदाई किया जाता है, खुदाई करके अंदर से कुछ निकाला जाता है, जो बड़े बड़े कंपनी द्वारा इस खुदाई को किया जाता है, जिसमें हेमाटाइट द्वारा लोहा को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए लोग क्या करते हैं कि खोद करके पृथ्वी को, और वैसे ही पृथ्वी को छोड़ देते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण भी हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक कार्य तो समझ ही रहे हैं, सबसे अधिक औद्योगिक कार्य से ही क्या हो रहा है कि अभी जंगल की कटाई की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा है, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें, या फिर पर्यावरण के चलिए वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करना है। यहाँ पे कह रहा है वन का पर्यावरणीय 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 महत्व का वर्णन करें, है ना, महत्व का वर्णन करें, है ना जी, वर्णन करें, है ना जी। आइए मेरे बच्चों इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना। वो है ना, वो कहा जाता है देखो मगर प्यार से, है ना जी। आइए तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि वन प्रकृति का एक, वन जो है ना प्रकृति का एक है क्या, अनुपम उपहार है। अनुपम, अनुपम का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। अनुपम उपहार है ना जी, अनुपम उपहार है, ठीक है। वन जो है वर्षा लाने में क्या होता है कि उपयोगी होता है, ठीक है। वन जो है
वन यहाँ पे कह रहा है वन वर्षा लाने में, है ना, वर्षा लाने लाने में क्या होता है प्यारे बच्चों, उपयोगी होता है, उपयोगी होता है ना, उपयोगी होता है। ठीक है, वन जो है वर्षा लाने में भी उपयोगी होता है। ठीक है ना। आइए आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, चलिए, वर्षा लाने में भी वन क्या करता है कि उपयोगी होता है। ठीक है ना। आइए उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ये जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्रदान कर, ये जीवन रक्षक ऑक्सीजन को क्या करता है कि प्रदान कराता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है कि अपने आप में सोखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह जीवन रक्षक ऑक्सीजन, चलिए ओ लिख देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, प्रदान कर, ऑक्सीजन प्रदान कर, ऑक्सीजन प्रदान कर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित करता है, प्रदान कर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, है ना, CO2 को अवशोषित कर, है ना जी, अवशोषित कर क्या करता है प्यारे बच्चों, तो पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। क्या करते हैं, कर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, संतुलित रखते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वन प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। ठीक है, वन वर्षा लाने में क्या करता है कि उपयोगी होता है। अगर वन नहीं रहेगा ना तो वर्षा अनियमित हो जाएगा, कभी जोरदार वर्षा हो जाएगा तो कभी बारिश होगा ही नहीं, जिससे फसल क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यह जो है ना जीवन रक्षक यानी कि ऑक्सीजन प्रदान कर CO2 जैसे हानिकारक गैस को क्या करता है, अवशोषित कर क्या करता है, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चौथा नंबर सवाल की अगर बात करें प्यारे बच्चों, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, चौथा नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि वन्य जीवों के ह्रास के, वन्य जीवों के, है ना, वन्य जीवों के ह्रास के, ह्रास मतलब क्या होता है, खात्मा, ह्रास मतलब क्या होता है बच्चों, खात्मा होता है। ठीक है ना। ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है, ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें, है ना जी, उल्लेख करें। ठीक है। आइए हम बात करते हैं जवाब इसका क्या होना चाहिए कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक क्या क्या हो सकते हैं, वन के जीवों को कैसे मारा जा रहा है। कुछ लोग तो होते हैं कि आज के समय में भी, पुराने समय में जैसे शिकार खेला जाता था, आज के समय में भी लोग शिकार को खेलते हैं और बहुत सारे जीवों को मार देते हैं। पहले होता था जमाने में कि शिकार को लोग खेल करके अपनी बहादुरी को क्या करते थे, प्रत्यक्ष रूप से दिखाते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है ना कि लोग जानवरों को खाने के लिए, उसका जो है ना अपना आहार बनाने के लिए जानवरों का क्या कर रहे हैं, आजकल शिकार कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी बहादुरी के साथ नहीं, पूरे कायरता के साथ शिकार करते हैं कि उसको जो है ना धोखे से मार देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण क्या क्या। चलिए 1 नंबर में हम बात कर ले बच्चों, तो वन्य जीवों के प्रकृति आवास का अतिक्रमण, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास न होना चाहिए जी, प्राकृतिक आवास का क्या हो रहा है बच्चों। देखिए जहाँ पे जंगल में कोई जीव रहते हैं, अपना निवास करते हैं, सबसे पहले उसके निवास को ही उजाड़ दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि वन्य जीव इधर उधर भटक करके और उनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, इसलिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण अभी हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है ना, अतिक्रमण। दूसरा अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषित जनित समस्या, जैसे देखिए लोग क्या करते हैं कि फसलों में क्या करते हैं, जहरीला पदार्थ को छिड़क देते हैं जिससे कीट मकोड़ा नहीं लगते हैं। उसे क्या करते हैं कि वन्य जीव जो है चारण करते हैं, उसका चरते हैं उसको, और उस फसल को चर करके क्या होता है ना कि वे
अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देते हैं या फिर कई बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषित विभिन्न प्रकार की प्रदूषित ठीक है ना, प्रदूषण जनित समस्याएं भी हो जाएंगे। ठीक है ना, समस्याएं। तीसरा की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार। आर्थिक लाभ के लिए आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार है ना, अवैध शिकार। ठीक है, चौथा की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो रसायन का अधिक उपयोग है ना जी, रसायन का अधिक उपयोग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है ना, ये अतिक समस्या जनित। देखिए प्रदूषण का मतलब होता है ना कि प्रदूषण जितना ही सवारी आजकल के समय में चल रहा है, वाहन चल रहे हैं, उससे क्या होता है कि धुआं निकलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जानवर जो है ना अपने आप में उनका जीवन निर्वहन करना बहुत है ना दुर्लभ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये हो जाएगा। ठीक है, और इससे हो रहा है कि रसायन का अधिक उपयोग, यानी लोग खेतों में रसायन का अधिक उपयोग करते हैं आर्थिक लाभ के लिए, यानी आर्थिक लाभ के लिए जो है ना अवैध शिकार है ना। उसके बाद हो जाएगा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, यानी कि उसके निवास को ही उजाड़ा जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 5वां नंबर कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण में वन्य जीवों के संरक्षण में, संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, संरक्षण का मतलब क्या होता है तो सुरक्षा होता है। संरक्षण में क्या कर रहा है, संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करना है, रीति रिवाज का उल्लेख करें, है ना, उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए पहले के समय में तो लोग बहुत अधिक जीव जंतुओं को मार देते थे। ठीक है, लेकिन जब से जीव जंतुओं की कमी होने लगी हमारे पूरे ये विश्व में, वैश्विक जब समस्या बनने लगी, तो उससे क्या हुआ कि जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ रीति रिवाज चलाए गए। ठीक है ना, जिससे क्या हुआ कि ये अभयारण्य बनाए गए कि वनों से जो है जीवों को नहीं मारना है, या फिर उन पे मुकदमा भी चलाया जाता है जो जीवों को मार देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले जो है एक काला हिरण निकला था, जिसको हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो है सलमान खान ने उसे मार दिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि उन पे आज के समय में मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का हमें क्या करना है जी, तो उल्लेख करना है। ठीक है ना, तो ऐसे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहयोगी रीति रिवाजों का वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में काफी बहुत योगदान आज है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में सबसे पहले हम लिखेंगे कि सहयोगी रीति रिवाज का यहाँ पे वन की सुरक्षा में अधिक क्या है, योगदान है। यहाँ पे लिखेंगे वन की सुरक्षा में, वन की सुरक्षा में यहाँ पे कह रहा है सहयोगी रीति रिवाज, है ना, तो सहयोगी रीति रिवाज का जो है काफी योगदान है ना, काफी योगदान है। अगर रीति रिवाज नहीं रहता, इसका जो है सुरक्षा के लिए कोई रीति रिवाज नहीं बनाया रहता, तो शायद आज बहुत सारे लोग जो है ना सारे जानवरों को लगभग मार करके खा गए रहते। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि वन की सुरक्षा में सहयोगी रीति रिवाज का काफी योगदान है। ठीक है ना, पहला लाइन ये आप सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है ना, काफी योगदान है। ठीक है, अभी जो है कह रहा है कि ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक क्या करते हैं कि पादप जनजातियों का क्या करते हैं, पादप
प्रजातियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए छठ पर्व को मनाया जाता है, उसमें गन्ना का प्रयोग होता है। कई सारे और भी पूजा अनुष्ठान होते हैं जिसमें आम का पल्लव की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि लोग पेड़ को लगा रहे हैं, जिससे क्या लोग को भ्रम में डाल दिया गया है कि ये जो है ना सभी लोगों को एक 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 पेड़ लगाना चाहिए। जिसके लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को सरकार द्वारा भी कई पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि प्रलोभन में आकर के लोग क्या करेंगे कि पेड़ पौधों को काटेंगे नहीं और पेड़ पौधों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि अभी हमारे करोड़ों लिखेंगे कि यहाँ यहाँ करोड़ों करोड़ों प्रजाति के क्या किया जा रहा है जी, करोड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे, है ना, पादप लिख देते हैं, दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। पादप उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। करोड़ों पेड़ पौधे जो है ना अभी उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे पूजा अनुष्ठान में जो है दुर्वा भेजते हैं, पंडित जी भेजते हैं ना, दुब्बा लेकर आओ, दुर्वा, जिसको दुर्वा कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं कि दुर्वा को कहीं कहीं बचा करके रखते हैं, जिससे क्या होगा, पूजा अनुष्ठान होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे प्रजाति लाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इसे कहा जा सकता है कि सवाल क्या था बच्चों, वन संयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इसके लिए जो है ना इसलिए लोग जो है पादप की हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 100 से ज़्यादा प्रजातियों का जो है ना हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे आम का पेड़ है तो उससे जो है आम तोड़ करके लोग खाते हैं, ठीक है। लीची का पेड़ है उससे लीची खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ज़मीन खरीद करके और कहते हैं कि वहाँ पे हम क्या लगाना है, बगीचा लगाना है, ठीक है। कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, आम को, कुछ लोग वो कहते हैं ना आम गुठलियों के दाम, तो जिससे क्या करते हैं कि लोग आम को तोड़कर भी खाते हैं और उस पेड़ को भी हजारों हजार रुपए में बेच करके उससे क्या करते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने में काम लाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, छठा नंबर सवाल में कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है ना। इस सवाल से सभी बच्चे परिचित होंगे पहले से ही। चिपको आंदोलन क्या है ना जी। चिपको आंदोलन क्या है, ठीक है। सभी बच्चों के मन में अभी उत्तर चल रहा होगा कि यह एक ऐसी क्रांति थी, एक आंदोलन थी जिससे क्या किया जाता था कि लोग पेड़ से चिपक जाते थे और चिपक जाने के बाद में बोलते थे कि पहले हमें काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिए, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा के अध्यक्षता में इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर बड़ी ही सुंदर से हम लोग लिखेंगे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी प्यारे बच्चों, कहाँ से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों, तो ये वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल वर्तमान है ना, वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, है ना। टिहरी गढ़वाल एक जगह का नाम है ना। टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था, सॉरी जिला का नाम है ना, जिला से हुआ था, ठीक है, जिला से हुआ था, है ना जी। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के, ठीक है ना, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि इस आंदोलन में स्थानीय लोग क्या करते थे बच्चों। इस आंदोलन, देखिए पढ़ने के लिए तो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, सवाल का उत्तर कैसे लिखेगा, सवाल का जवाब कैसे लिखेगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं आज,
ठीक है ना। तो ऐसे बना करके सवाल सभी बच्चों के मन में जवाब तो आता है, लेकिन उसको लिखेंगे कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं लिख करके सारे सवालों का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था। उसके बाद लिखेंगे इस आंदोलन में स्थानीय लोग, इस आंदोलन में क्या करते थे जी, तो स्थानीय लोग क्या करते थे बच्चों, क्या करते थे कि पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध करते थे। पेड़ से चिपक कर, है ना, चिपक कर पेड़ को काटने का, क्या करते थे बच्चों, पेड़ काटने का क्या करते थे, विरोध करते थे, है ना। विरोध यानी ये बोलते थे कि पेड़ को नहीं काटना है, ठीक है, इसका विरोध करते हैं, नहीं सॉरी थे, करते थे, ठीक है ना, पेड़ को काटने का विरोध करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चिपको आंदोलन में प्राण किसने डाला था बच्चों, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता, चिपको आंदोलन प्रणेता या अध्यक्ष भी कह सकते हैं, आंदोलन के अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, प्रणेता या अध्यक्ष। आइए यहाँ पे प्रणेता भी लिख देते हैं, प्रणेता यानी कि अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना, बहुगुणा जी थे, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना। देखिए कितना अच्छा आंदोलन है, चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपकते ही कोई पेड़ को काटने आ रहा तो बोल दीजिए कि हमें काटिए, उसके बाद पेड़ को काटना है, ठीक है ना। आइए उसके बाद सवाल है प्यारे बच्चों, 7वां नंबर सवाल है, कह रहा है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। अगला सवाल है यानी कि 7वां नंबर कह रहा है कैंसर रोग के उपचार में पेड़ का, ठीक है ना, सॉरी कैंसर रोग के उपचार में, ठीक है ना, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, वन का क्या योगदान है ना। तो देखिए कैंसर रोग के उपचार में जो है वन का क्या योगदान है, ठीक है। तो कैंसर रोग में जो है ना एक वृक्ष का नाम है जिसको हिमालय यौ के नाम से हम लोग जानते हैं। हिमालय यौ के छाल से जो है ये कैंसर रोग का ये उपचार के लिए औषधि बनाया जाता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंसर रोग में के उपचार में वन का बहुत अधिक योगदान है। कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिमालय यौ एक औषधीय पौधा है, हिमालय यौ जो है एक औषधीय पौधा है, ठीक है ना, एक औषधीय पौधा है जी, है ना, पौधा है। हिमालय यौ क्या है, एक औषधीय पौधा है, इसको याद रखिएगा लोग, हिमालय यौ है ना, एक क्या जी औषधीय पौधा है, जिससे क्या होता है बच्चे, औषधीय पौधा है जिससे क्या होता है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश यानी कि दोनों जगह, ठीक है ना, में पाया जाता है, क्लियर है, ये दोनों जगह पाए जाते हैं। यानी कि हिमालय यौ जो पौधे हैं वे आपको हिमाचल प्रदेश में भी और अरुणाचल प्रदेश में यानी कि दोनों जगह पाए जाते हैं। जिसके छाल से क्या बनता है बच्चे, जिसके छाल से छाल तो छाल है, पत्तियों से भी उसके टहनियों से भी आपको जो है कैंसर की दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना। जिसके किससे तो छाल से, ठीक है, छाल से आप लोग समझ करके इसको लिख लेंगे बच्चों, छाल से, टहनी से भी और पत्ती से भी पौधा बनाए जाते हैं। ये क्या औषधि बनाए जाते हैं। तो इसके टहनी से, छाल से और पत्ती से क्या निकलता है कि जिससे हम लोग उस औषधि को बनाते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से ना टैक्सोल नामक क्या निकलता है बच्चों, टैक्सोल नामक आपको एक रसायन निकलता है,
ठीक है ना। टैक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जिसका नाम क्या है बच्चों, टैक्सोल। ठीक है, टैक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जिससे क्या होता है कि कैंसर का इलाज होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैंसर रोग के उपचार में वन का अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स दिल की डायरी एकदम खोल करके रखें, आपको जा करके उसमें अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर सवाल पे चले ना, 8वां नंबर चले ना। चलिए 8वां नंबर सवाल में देखें क्या कह रहा है बच्चों। 8वां नंबर सवाल आपको कह रहा है क्या 8वां नंबर सवाल में कह रहा है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। ठीक है ना। चलिए जो लुप्त हो रहे हैं अभी 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखना है। पशु पक्षियों का नाम लिखें, है ना। पशु पक्षियों का नाम लिखें, है ना जी। आइए सबसे पहला क्या लिखेंगे बच्चे, अभी एशियाई चीता जो है अभी लुप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरा में लिखेंगे बच्चों, दूसरा में क्या हो जाएगा, अभी गुलाबी सर वाली बतख, एक बतख होते थे पुराने समय में जो गुलाबी सर वाले होते थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुलाबी सर वाले उसका मुंडा क्या होता था, तो गुलाबी होता था, बत्तख हो जाएगा, पुरानी सर वाले बत्तख हो जाएगा। तीसरा में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, एक पक्षी का नाम है जिसका नाम है क्या, डोडो। ठीक है ना, जो कूद कूद के चलता है जो पक्षी, उसका नाम क्या है जी, डोडो, जो कि अभी लुप्त हो चुका है। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा नंबर की अगर बात करें तो चौथा नंबर में आपको क्या हो जाएगा, कृष्णासार, एक जानवर का नाम है जिसका नाम है कृष्णासार, है ना, कृष्णासार नाम है उसका। ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा चित्तल एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, चित्तल है, ये अभी लुप्त हो गई है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद श्वेत सारस है। ठीक है, श्वेत सारस जो कि अभी लुप्त हो रही है। सारस पक्षी देखे ना, जिसका बगुला जैसे होता है, बहुत बड़ा उसका चोंच होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, श्वेत सारस कहते हैं। उसके बाद हरा सागर एक कछुआ था, उसका नाम क्या था, हरा सागर कछुआ। ठीक है, हरा सागर कछुआ, है ना जी, हरा सागर कछुआ। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चे, उसके बाद एक लाल पांडा, एक पक्षी का नाम है। चलिए यहाँ पे मैंने दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ये चौथा, तीसरा के बाद चौथा, चीतल पांचवा, ये हो जाएगा छठा, और ये हो जाएगा सातवां। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जी आठवां। ठीक है ना। आठवां में क्या हो जाएगा बच्चों, पांडा, एक पक्षी है उसका नाम लाल पांडा जिसका नाम है। ठीक है ना, लाल पांडा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, धूसर बगुला। ठीक है ना, धूसर बगुला। ठीक है, धूसर बगुला भी हो जाएगा, जो कि 9वां नंबर है ना, 9वां नंबर। चलिए 10वां नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक और कोई जानवर याद आ रहा है क्या, कोई भी, जैसे एक जानवर का नाम है पर्वतीय बटेर, नाम है उसका पर्वतीय बटेर। ठीक है, पर्वतीय बटेर। ठीक है ना, ये भी अभी लुप्त हो चुके हैं। अभी तो ये जो गन्ना वन्ना में एक बटेर होती है जो दलहन फसलों में मिलती है, जो गांव में जो बच्चे उसको पकड़ते भी है, तो वो बटेर तो अभी मिल रही है, लेकिन एक पर्वतीय बटेर जो है ना, ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी है बच्चे। ठीक है, आइए 9वां नंबर सवाल की बात करते हैं। ठीक है, ये सभी जो जानवर है ना, एशियाई चीता, गुलाबी सर वाले बत्तख, डोडो जो एक पक्षी है, कृष्णासार, आपको चित्तल, श्वेत सारस, हरा सागर कछुआ, है ना, ये लाल पांडा, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, ये सब क्या हुए हैं ना कि अभी लुप्त हो चुके हैं। ठीक है। आइए अगला सवाल की बात करते हैं कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर क्या करना है, कि अपना विचार स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास में, यानी वन्य जीवों के जो ह्रास हो रहे हैं, ठीक है ना, वन्य जीवों के ह्रास में, वन्य जीवों के ह्रास में क्या हो रहा है, ह्रास में कह रहा है प्रदूषण जनित समस्या पर
प्रदूषण जनित, यानी जो प्रदूषण से जन्म लेता है उस समस्या पर हमें क्या करना है जी, समस्या पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए कर रहा है, ठीक है ना। अपना विचार स्पष्ट करें, है ना। अपना विचार क्या करना है जी, स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए वन्य जीवों का ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर, देखिए प्रदूषण से तो वन्य जनित जीव भी उसका ह्रास हो ही रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है आपको अम्लीय वर्षा के कारण जो है ना, सबसे पहला इसका कारण हो जाएगा क्या, समस्या क्या हो जाएगा, चलिए इसको सभी समस्या को लिख देते हैं, ठीक है। समस्याएं क्या क्या है बच्चों, तो अभी अम्ल वर्षा के चलते जो है ना, अम्ल वर्षा है ना, अम्ल वर्षा के कारण हम लोग तो घर में छुप जाते हैं घरों में, ठीक है, लेकिन ये जो जीव जंतु है सभी के शरीर पर अम्ल वर्षा होता है, जिससे क्या होते हैं कि वे क्या होता है कि उनका त्वचा खराब हो जाता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की जनित बीमारियां हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वन्य जीव समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए जल प्रदूषण हो जाएगा, आपको यहाँ पे जल प्रदूषण हो सकता है, ठीक है, जल प्रदूषण हो जाएगा, आपको वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है ना। वायु प्रदूषण के बाद अगर आप लोग देखना चाहें तो ये बाढ़ की समस्या, बाढ़ के कारण हो जाएगा, आपको ताप की अधिकता के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि समाप्त हो रहे हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए ये उपलब्ध स्थान नहीं है। पिछला सवाल में आप लोग पढ़े थे कि उनके रहने का जो निवास है उसको क्या किया जा रहा है, उससे अतिक्रमण किया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि उनके रहने का निवास भी नहीं रहने दिया जा रहा है, जिससे भी वे समाप्त हो रहे हैं, इत्यादि यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि यही सभी समस्या है, यही सभी क्या है, समस्या है। देखिए वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार रखना है, तो इसी सभी से क्या किया जा रहा है ना कि ये खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ये सभी खत्म हो रहे हैं सभी जीव, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल को देखा जाए बच्चों। आइए 10वां नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चे, 10वां नंबर सवाल में कह रहा है कि भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, भारत के दो प्रमुख जैवमंडल है ना जी, भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, ठीक है, जहाँ पे जीव रहते हैं क्षेत्र का नाम लिखना है, ठीक है ना, क्षेत्र का नाम, ठीक है ना, क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, ठीक है, एवं राज्यों का नाम बताएं, राज्यों का नाम बताएं, है ना जी, नाम बताएं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्र का नाम, ठीक है, और क्षेत्रफल भी बताना है एवं राज्य का नाम भी बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक ही में पूछ रहा है क्या, 3 चीज, है ना। आइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैवमंडल भी पूछ रहा है, क्षेत्र का नाम भी पूछ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, और किस राज्य में है उसे भी पूछ रहा है, ठीक है, केवल 2 पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए पहला हम अगर बात कर लेते हैं उत्तर में, पहला की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सुंदरबन जैवमंडल क्षेत्र, क्या हो जाएगा जी, सुंदरबन जैवमंडल क्षेत्र, ठीक है, सुंदरबन जैवमंडल क्षेत्र, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है ना, कहाँ है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9630, क्षेत्रफल कितना है, तो 9630 वर्ग मीटर है, ठीक है ना, वर्ग मीटर में नहीं, किलोमीटर में, मीटर कितना होगा भाई, वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर हो, यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र, नंदा देवी एक पर्वत का नाम भी है शायद, है ना,
नंदा देवी जैव मंडल, नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र है ना जी, जैव मंडल क्षेत्र, नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड में है जी, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये जो है 2236, कितना में, 2236.74 किलोमीटर में, 74 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है, ठीक है ना। इसका क्षेत्र क्या हो गया, ये सभी, ये क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये सभी क्षेत्रफल है, क्लियर है ना जी। चलिए 11वां नंबर अगर सवाल की बात करें बच्चों, तो 11 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि जैव विविधता क्या है। बिल्कुल आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों, जैव विविधता क्या है पूछ रहा है, जैव विविधता। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक है ना। जैव विविधता जो है क्या है ना, जैव विविधता क्या है। तो देखिए जैव विविधता का मतलब होता है जो जीव एक जगह से बहुत जगहों पर फैले होते हैं, जिससे जो है चिड़ियाघरों के द्वारा कुछ जंगल जो है उसको सरकार अपने कैद में ले लेती है, और उसमें जो है शिकारियों को या फिर अन्य बड़े जानवरों को घुसने से जो है ना उस पर पाबंदी लगा दिया गया रहता है, उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसके उत्तर में, देखिए हम ये भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, है ना, पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, ठीक है, जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है, जैव विविधता कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से जीव शामिल रहते हैं, तो देखिए इसमें जो है आपको पेड़ भी शामिल रहते हैं, पेड़ को भी काटने से मना किया गया रहता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें जो है पशु पक्षी, इसमें जो है पशु पक्षी भी शामिल है जैव विविधता में, ठीक है। उसके बाद पेड़ भी शामिल है, सूक्ष्म जीव भी शामिल है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव तथा बड़े जो है ना जानवर जो है, बड़े जानवरों को भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी लिख सकते हैं बड़े जीव लिख देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जीव भी शामिल है, ठीक है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि जैव विविधता क्या है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, यानी कि उसको बचाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए हम जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो विधि व्यवस्था की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पशु पक्षी के लिए भी जैव विविधता का व्यवस्था किया गया है, हमारे पेड़ के लिए भी सड़क पर जो है सड़क के किनारों पर गवर्नमेंट द्वारा जो है बहुत सारे पेड़ पौधों को भी लगवाया जा रहा है, ठीक है। तो उससे भी हम जैव विविधता की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म जीव, यहाँ पे बड़े बड़े जीव भी इसमें शामिल है, जैसे चिड़ियाघर हमारे यहाँ बिहार में पटना है, वहाँ पे चिड़ियाघर में बड़े बड़े हाथी को भी, बड़े बड़े चीता को भी, शेर को भी शामिल किया गया है, उसे भी हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। तो 12 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। मैंग्रोव वन की क्या करना है, विशेषता को लिखना है, विशेषता को क्या करा है, विशेषता को लिखें, है ना जी। मैंग्रोव वन की विशेषता को लिखें, ठीक है ना। तो आइए इसमें देखेंगे बच्चों, ये क्या कह रहा है कि मैंग्रोव वन की विशेषता क्या कह रहा है कि मैंग्रोव वन की विशेषता हम लिखेंगे कि उस वन में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उस वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। एक वन का प्रकार है, देखिए वन के प्रकार को हम लोग सब्जेक्टिव में भी पढ़ेंगे, जिसमें सघन वन, अति सघन वन, मैंग्रोव वन, झाड़ियों वाले वन, मतलब वन को जो है ना हम लोग 7-8 भाग में बांट करके पढ़ेंगे आगे सब्जेक्टिव में। उससे पहले उसी में का एक छोटा सा पार्ट्स इसमें बाहर करके दिया हुआ है कि मैंग्रोव वन की विशेषता को
लिखना है, ठीक है ना। आगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन तब तक यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसको लिखने के लिए उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर करके लिखेंगे मैग्रोव वन की विशेषताएं, मैग्रोव वन की विशेषताएं, है ना, विशेषताएं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा डैश लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे मैग्रोव वन जो है समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है। समुद्र के जो तट होते हैं ना, उस पे बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं कि उग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैग्रोव वन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे 1 नंबर में लिखेंगे मैग्रोव वन। मैग्रोव वन जो है समुद्र तटीय, है ना, कहाँ फैले हुए हैं, तो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। समुद्र तटीय राज्यों में, तटीय राज्यों में फैला है, ठीक है, फैला है। जैसे समुद्र तटीय राज्यों में अगर प्यारे बच्चों देखा जाए तो हमारे कर्नाटक हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, इसी प्रकार से गुजरात हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे, ये सभी जो है ना तमिलनाडु हो जाएंगे, इसी प्रकार जो है आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, ये उड़ीसा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी समुद्र तटीय क्या है, राज्य हैं। और इसी सब समुद्र के तट पर जो है ना मैग्रोव वन उपजते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मैग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि यह जो है ना सबसे अधिक कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के जो है ना पश्चिम एरिया में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैग्रोव वन जो है सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल के वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के, है ना, पश्चिम बंगाल के कहाँ पाए जाते हैं जी, बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं, सुंदरबन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं, सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन के साथ साथ जो है गुजरात में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मैग्रोव वन जो है समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि तमिलनाडु, राजस्थान, आपको कर्नाटक हो गए, केरल हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, ये सभी समुद्र तटीय एरिया में जो है ना फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मैग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में के साथ साथ जो है आपको सुंदरबन के साथ साथ गुजरात में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह वन देखने के लिए आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे आप लोग 13वां नंबर यानी कि अंतिम सवाल जो है ये लघु उत्तरीय का सभी सवाल है, ठीक है। और आपको दीर्घ उत्तरीय का सवाल जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके कारण उसको जो है ना एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा और आप लोग अवश्य उस वीडियो को भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हो गया, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक एक और सवाल है, इसको भी क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए, यानी एक और भी वन का प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ना कि पर्णपाती वन, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, उनके जहन में एक सवाल खोल रहा होगा कि पर्णपाती वन जो है उसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और वैसे वन में जो है ना कौन कौन से वृक्ष उगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पर्णपाती वन, पर्णपाती, देखिए नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, कुछ बच्चों के ध्यान में भी आ रहा होगा, पर्णपाती वनों के किन्हीं चार वृक्षों का नाम लिखना है, वृक्षों का नाम लिखना है, ठीक है। एक बार ये सवाल MTS SSC MTS में पूछा था कंपटीशन में, ठीक है। ये वनों के किन्हीं 4 वृक्षों का नाम लिखना है, वृक्षों का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या हो जाएगा, पर्णपाती वृक्ष में जो है ना 4 वनों के नाम अगर लिखना है तो एक साल होता है, ये पर्णपाती वृक्ष में होते हैं, ठीक है, साल, ठीक है। इसका लकड़ी जो है बहुत मजबूत होता है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। साल के साथ साथ एक महुआ होता है,
महुआ होता है जिसका हलवा बनाया जाता है, और उसका हलवा में जो है विटामिन सी का मात्रा मिलता है, विटामिन डी का मात्रा मिलता है, विटामिन B6 का भी मात्रा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो चावल अपने देहात में बनाया जाता है तो उसमें से जो जल बाद में निकाल दिया जाता है, जिसको माड़ा बोला जाता है ना, उसमें विटामिन B6 का मात्रा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक वही विटामिन आपको महुआ में भी मिलता है। ठीक है ना, आंवला हो जाएगा, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आंवला में। ठीक है ना, उसके बाद आपका शीशम का भी पेड़, जो कि देहात में भी देखने के लिए आप सभी को मिल रहा होगा। ठीक है ना, शीशम का भी पेड़ देखने के लिए मिल जाता है। अगर सवाल पूछता है शीशम का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो आप लोग बच्चों उत्तर देंगे कि पर्णपाती वन में देखने के लिए मिलता है। फिर आंवला का भी पर्णपाती वृक्ष वन में, महुआ का पेड़ पर्णपाती वन में, साल का पेड़ भी पर्णपाती वन में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कोई साधारण सा वन है वहाँ पे जा रहा हूँ, शीशम का पेड़ देखने के लिए मिल जाए, तो प्यारे बच्चों ये नहीं हो पाता है। ठीक है, और पर्णपाती वन में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे शीशम का पेड़ का भंडार देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये जो है ये लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है, और इसमें का जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ साथ जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बाद फिर एक और वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है। सभी बच्चों को मेरा ये जितना भी प्रोवाइड करवाया गया है टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, और जो भी टॉपिक्स में थोड़ा सा भी त्रुटियां आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है, आप लोग जा करके उसमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगला जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें जो है उसमें सुधार कर लिया जाएगा, है ना। तो चलिए, जितने भी बच्चे अभी वीडियो को नए नए देख रहे होंगे, मेरे चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।